पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है। डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया। सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो। देखा, आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है रितु, जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से ही पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। हे भगवान, उठा ले मुझे भगवान। अये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रे, अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि... दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला, मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था,
अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। फिर वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है, और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं। पसीने वाली बहू। हाय रब्बा, अरे नास पीटी, पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाढ़ को बुलावा दिया है तूने। अरे तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताओ। अरे भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे। ये कहानी है अक्षरा की, जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है। फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड हो, शादी तो जैसे तैसे हो जाती है। अक्षरा के पति रणवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है, और ना ही उसकी सास कौशल्या और ससुर ब्रिजमोहन को पता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है। तो चलिए होते हैं रूबरू इस पसीने वाली बहू से। बहू, अरे ओ अक्षरा बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, बोलिए। अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जिससे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। हाय रब्बा, इतनी गंदी बदबू तो गटर की भी नहीं आती है। सीरियसली यार अक्षरा, तुम्हारे पसीने की बदबू दूर दूर तक आ रही है। तो मैं किसी बर्फीले इग्लू में बैठकर खाना नहीं बना रही हूँ। इतनी गर्मी है, 2 मिनट गैस के सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से नहा लेते हो आप। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी एसी। हाँ हाँ लगा लेते हैं। वैसे भी तेरे मायके वालों ने हमें ट्रक भर के नोटों की गड्डी जो दी है क्या बात करती है। मैं भी चूल्हा चौका कर चुकी हूँ, लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कौशल्या देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कढ़ाई में गिर रहा है। हाय रब्बा, अरे करम जलियों की महारानी, ये देखिए तेरे पसीने की टंकी का लीकेज बह के अब हमारे खाने में भी टपक रहा है। अब अपना खारा पानी तू नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी क्या हमारे खाने में? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और रही बात पसीने की टपकने की, तो इसी बहाने ये गट्टे की सब्जी ना और भी नमकीन और स्वादिष्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से। छी 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 छी, मैं जा रही हूँ बाथरूम, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर ही उल्टी आ रही है। आज तो कुछ नहीं पकाएगी। आज हम तीनों तुझे छोड़कर बसंत भोजनालय चले जाएंगे। तू अकेले ही चखते बैठ अपने पसीने से भरे हुए ये व्यंजन। अगले दिन जब रणवीर दफ्तर से घर आता है, तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है। अक्षरा, कल बॉस की वाइफ का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हमें खास न्योता दिया है, तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे। मैं ब्लैक कोट पहनूंगा, तो तुम ब्लैक साड़ी पहन लो। ओके पति जी, और कोई आदेश? नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो पार्टी में एसी होगी, लेकिन फिर भी ना, तुम पूरी परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क के ही चलना। एक क्या, मैं तो कहता हूँ 5 चाय बोतल को छिड़क लो ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बदबू को सूंघ लिया ना, तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा वहां पर, ठीक है? मुंह टेढ़ा करके अक्षरा जवाब देती है। ठीक है, लगा लूंगी, खुश। अगले दिन पार्टी के लिए अक्षरा सच में 5 परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क कर सच धज के रणवीर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में एसी थी, इसलिए पहले के 15 से 20 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छूटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भीग कर गीली होती ही जा रही थी, और उसकी बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, जिसको सुनकर पार्टी के गेस्ट आपस में बात करने लगे।
अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी की जुराबों की गंदी बदबू है ये। जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब। इतनी बड़ी 5 स्टार पार्टी में पता नहीं कहाँ से घुस गया कोई गटर का कीड़ा। तभी रणवीर अक्षरा को धीरे से कहता है, तुम्हें कहो था ना परफ्यूम पाउडर और साबुन से 10 बार नहाना। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पसीने छूटते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं। और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो बवाल मचा देती है। अरे बाप रे, ये गंदी महक तो यहाँ से आ रही है। रणवीर की बीवी से देखो तो पूरे कपड़े भीग गए इसके पसीने से। सभी रणवीर और अक्षरा पर बहुत हंसते हैं। रणवीर घर जाने के बाद अक्षरा को खूब डांटता है। मिला दी ना पानी में मेरी पूरी मेहनत से कमाई हुई इज्जत। अरे अक्षरा बहू, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो पसीने का झरना बहता ही रहता है तुम्हारे बदन से 12 महीने और 2400 घंटे नॉन स्टॉप। अरे अभी तो इस कलमुही के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लोगों के कुंडली में मार्केश दोष होता है, लेकिन हमारी बहू की कुंडली में पसीना दोष है। अक्षरा को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मानकर चुप रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसे पसीने से पूरे हाथ, पांव, गले, चेहरे और बदन पर घमौरियां आ जाती है, जिसके कारण उसे खूब जलन महसूस होती है। बहुत जलन हो रही है। माँ जी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है, इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल बच जाए। मम्मी जी, बहुत आग लग रही है। अक्षरा जाकर बाल्टी भर पानी अपने आप पर डाल देती है, तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशल्या अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा कैंडल जलाती। अच्छा हुआ जो रणवीर ने ये खुशबू वाली मोमबत्तियां ला कर दी, इनसे हर जगह अच्छी महक आ रही है। हाँ कौशल्या, बड़ी अच्छी सुगंध है, अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों की भी। लेकिन तभी वहां पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षरा आ जाती है और उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्श पर पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। और ये बदबू इतनी तेज होती है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती की महक को फेल कर देती है। हाय रब्बा, आ गई करम जली। इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंगी सुगंध वाली मोमबत्ती और अगरबत्ती के खुशबू के दांत भी खट्टे कर दिए। बाहर इतनी भीषण गर्मी है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गए हो और केक की तरह बेक हो रहे हो। उफ। दिन ब दिन अक्षरा का पसीना दुश्वार कर देता है सबका जीना। कभी वो सोते समय पूरे बेड के साथ साथ साइड में रखे हुए रणवीर की इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती, तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जुओं को गलती से खाने में मिला देती। हाय रब्बा, आज तो हद ही हो गई, खाने में जुए। अक्षरा बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम सीधा अपना बैग पैक करो और अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है रणवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहू। अक्षरा रोने लगती है और कहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी, बाय। अक्षरा रोंदी सूरत लिए घर से निकल जाती है। शाम में जब रणवीर अक्षरा के मायके फोन लगाता है तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं। इस बात को सुनकर रणवीर, कौशल्या और बृजमोहन तीनों डर जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हाय रब्बा, अब कहाँ ढूंढे हम अक्षरा बहू को। मुझे एक जगह पता है मम्मी, जब भी अक्षरा का मूड ऑफ होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है। रणवीर, कौशल्या और बृजमोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां रात के अंधेरे में अक्षरा नदी की साइड की बेंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी। रणवीर तुरंत जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं। अक्षरा, हमें माफ कर दो, तुम्हें पसीना आना नेचुरल है, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करती हो ये, और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा। हाँ अक्षरा बहू, प्लीज माफ कर दे बेटा। तेरे इस पसीने को ना मैं यूं मिनटों में चुटकी बजाकर आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूंगी, तू देखना बेटा। हाँ, और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे। थैंक यू। देर से ही सही आप लोगों को मेरा दर्द समझ में तो आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल वाले मिले। इस तरह ससुराल वाले आयुर्वेदिक उपायों से
अक्षरा के पसीने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसीना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है। सास मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हो तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल ज्यादा बक बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक अब 2 औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो। तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ हाँ, आप ज्यादा ना 30 मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहाँ आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहाँ हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भाई जा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना, आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जा गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी, गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ।
ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था, आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को, बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहाँ चुप रहना, जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे, माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए, वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है, ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ? क्या बात कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई किया है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ, सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना, तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, मनाने जाए मेरी जूती, इतना घमंड जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे,
मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ माँ। बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ, जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है।